आ रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि अब इस वक्त साल 2020 की तरह ही इस बार सीटों पर लड़ने की चर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नए सहयोगियों के लिए सबको त्याग करना होगा। सीएम फेस के लिए भी उन्होंने अभी हरी झंडी नहीं दिखाई है। चुनाव होने के बाद ही सीएम का चेहरा तय होगा, ये कहना है बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव का वक्त बेहद नजदीक है और ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर सीट शेयरिंग पर क्या महागठबंधन में बात बनी है या नहीं, सीएम के चेहरे पर बात बनी है या नहीं। लेकिन इन सब से इतर होकर राजेश राम का आज बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नए सहयोगियों के लिए सबको त्याग करना होगा। हम सीट के बारे में ये कहेंगे कि हम 2020 के इर्द गिर्द हमारी चर्चा चल रही है। 2020 के अंदर हम जो सीट पर लड़े थे 243 पर इंडिया गठबंधन, उसी के हिस्से के इर्द गिर्द हैं। लेकिन साथ ही साथ स्पष्ट कर दूं कि हमारे इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित जितने भी पार्टियां हैं, उनके स्पेस को भी ख्याल में रख करके चर्चा की गई है। एक सवाल है सर, नए दल दो आ गए हैं, उसमें आ रहे हैं पशुपति पारस की पार्टी हो या फिर जेएमएम की बात हो रही है, तो उस सिचुएशन में कल भी आपने संकेत दिया था कुछ सीटें कम हो सकती हैं। जो 2020 के इर्द गिर्द जो आप बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो सकता है। जी, चूँकि हमने कहा कि यदि कोई पार्टनर बढ़ रहे हैं तो सेक्रीफाई करने के लिए, उनकी स्पेस के लिए हम सभी दलों को ख्याल रखना पड़ेगा कि उनको स्पेस को हमको कितना देना है और उस स्पेस में सभी के कंट्रीब्यूशन कितना है, काउंट लेवल कितना है, उसके इर्द गिर्द करेंगे। हम लोग का लक्ष्य ये है कांग्रेस पार्टी का कि हम इंडिया गठबंधन के साथ बढ़िया से बढ़िया सीट शेयरिंग करें और बढ़िया से बढ़िया हम मैसेज दें लोगों को। आखिर में एक सर महत्वपूर्ण सवाल ये बना हुआ है कि सब कुछ आप बेहतर संदेश देने की बात कर रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, इसको लेकर के आरजेडी खुलकर बोल रही है तेजस्वी यादव, आप लोग कह रहे हैं जनता तय करेगी। देखिए, ये लोकतंत्र में जो संविधान में अधिकार दिया है वोटरों का अपने जनप्रतिनिधि चुनने का, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उसी में से जनता अपने विधायक चुनता है और वो विधायक जनता चुनती है और विधायक के चुनाव अभी है। बाकी हर मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में सकारात्मक और ट्रांसपेरेंसी से हम बात कर रहे हैं। इस विषय पर जनता जो मोहर लगाएगी उसके बाद बात करें। और देखिए, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया, जो आपने अभी अभी सुना भी। राजेश राम ने कहा कि जनता ही तय करेगी। संविधान के अनुसार भी अगर देखें तो जनता ही ये तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर उन्होंने एक बार फिर से कुछ भी कहने से इनकार किया और 2020 में जितनी सीटों पर लड़ने की चर्चा हुई है उसमें से सभी को अब त्याग करना होगा, इस बात की भी चर्चा उनकी तरफ से की गई। और देखिए, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी अधिकार यात्रा के तहत जब न्यूज 18 ने उनसे उनके बड़े भाई यानी तेज प्रताप यादव को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं ये साफ करता हूं, स्पष्ट करता हूं कि आरजेडी के सिंबल पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस सवाल का जवाब उन्होंने ये कहा कि आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेगा पार्टी के सिंबल पर। साथ ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, तो इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा हमारी अपनी पार्टी है, हम अपनी विचारधारा रखते हैं, हालांकि हम शुभकामना सभी को देते हैं। यादव चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेंगे ना। बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे अगर आप वो चुनाव लड़ते हैं, बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे आप? हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है, हालांकि हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं।
और देखिए, तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को ये लेकर ये कहा कि जिसके पास पार्टी की सदस्यता है, पार्टी का सिंबल है, वही ना चुनाव लड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल से। और उनके इसी जवाब पर अब सियासत शुरू हो गई है। हमेशा एक राजनीतिक द्वंद्व बना रहता है। इसका ज्वलंत उदाहरण लालू प्रसाद यादव जी का पारिवारिक और राजनीतिक कुनबा है। तेजस्वी यादव जी बिहार के लोगों के अधिकार की बात करते हैं, इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी, जो लालू प्रसाद यादव जी के असली वारिस हैं, उनको उनके अधिकार से वंचित क्यों किया गया, उनके खिलाफ साजिश क्यों रची गई। जब चुनाव लड़ने की बात की जाती है तब तेजस्वी जी बयान देते हैं कि भाई जो पार्टी में नहीं है वो चुनाव कैसे लड़ेगा। तेजस्वी यादव जी ने यह कहकर अपने बड़े भाई तेज प्रताप से लंबी दूरी बना ली, जिसमें उन्होंने कहा कि राजद में जिसकी सदस्यता है वही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। परिवारवादी पार्टी का घरेलू विवाद अब खुलकर सड़क पर आ गया। महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने तो इस प्रकरण पर चुप्पी तो साधी है। लालू प्रसाद भी मौन धारण किए हुए हैं। लालू प्रसाद जी की तेज तर्रार पुत्रियों का मुंह भी बंद है। हर पार्टी के अपने कुछ नियम है, कानून है, कायदे हैं, उनके इंटरनल इश्यूज होते हैं, इंटरनल मैटर होते हैं, जो कि उनका जो डिसीजन लिया जाता है वो पार्टी के इंटरनल टीम के लोग ही लेते हैं, या पार्टी के लोग लेते हैं, या पार्टी के कार्यकर्ता के साथ लेते हैं। इसमें कोई भी दूसरे पार्टी दल या दूसरे दल के लोग क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया करेंगे, इसमें तो ये उचित है नहीं। मेरे पार्टी का जो मामला है हम ठीक करेंगे, दूसरा लोग थोड़ी ठीक करेगा उसमें। तो पार्टी के इंटरनल इश्यूज हैं, उसमें सभी लोग स्वतंत्र है अपने अपने डिसीजन लेने के। बड़े भाई की हकमारी करने के बाद छोटा भाई अब ज्ञान भी दे रहा है बड़े को। राजद के दोनों भाइयों का जो अंतरकलह है बिल्कुल सतह पे है और बिहार की जनता के सामने है, और ये महोदय बिहार को संभालने की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा कि पहले अपने परिवार, अपनी पार्टी को संभालिए, क्योंकि बिहार की जनता ऐसे भी आपको 2025 में नकारने जा रही है, मन बना लिया गया है। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत करते हुए ये कहा कि कांग्रेस जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है, पीएम की मां को लेकर जो वीडियो साझा किया गया, इससे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और उनके इसी जवाब पर अब कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने भी अपना बयान दिया है और ये कहा है कि ये शाब्दिक हिंसा उनकी तरफ से की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कई बार भी हम उस शब्द को में विश्वास नहीं रखते। ये शाब्दिक हिंसा है और हम बापू के अनुयायी हैं, तो हम इसको कभी भी जायज़ नहीं ठहरा सकते। लेकिन संसद में खुद पीएम और गृह मंत्री के सामने कितनी कितनी अभद्र टिप्पणियाँ हुई हैं, और सबकी माँ एक समान होती है, सबको रिस्पेक्ट होना चाहिए। और आइए अब हम आपको गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने न्यूज 18 के साथ साझा किया और ये कहा कि पीएम की मां के अपमान के ऊपर जो कुछ भी कांग्रेस ने कहा है वो लोकतंत्र का हनन करना है। क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, आप खुद सुनिए। जहां एक तरफ मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स के संग भी उनका इतना अच्छा तालमेल है, ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये लोग उनको तमाम तरीके से गाली देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई उनको मौत का सौदागर बुलाता है, कोई। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि राजनीति सिद्धांतों की जगह व्यक्तिगत बातों पर ले जाने का प्रयास हुआ है। और राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं नहीं मानता वो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पुष्ट करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्तरविहीन राजनीति एक दीमक के समान होती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खा जाती है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते, इस प्रकार की राजनीति को जो बल देते हैं, ऐसे लोगों ने जनता ने दंड देना चाहिए।
बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको गया जी से बताएं, जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंची और ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर विष्णुपद मंदिर तक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखी गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और इसीलिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां रखी गई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गया एयरपोर्ट से लेकर विष्णुपद तक पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। मंदिर परिसर में पिंडदान के लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वजों का पिंडदान किया है और ये तस्वीरें गया जी से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के दौरान गया जी न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं ताकि उनके पितरों को शांति मिल सके, उनकी आत्मा को शांति मिल सके और इसीलिए यहाँ आकर पिंडदान और तर्पण किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पिंडदान और तर्पण का एक विशेष महत्व है और इसी वजह से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज पिंडदान करने के लिए पहली बार गया जी पहुंची है और उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, सैम पित्रोदा ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में रहने को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में उन्हें घर जैसा महसूस होता है और उनके इसी बयान को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी जो सैम अंकल हैं, उनको पाकिस्तान घर जैसा लगता है, जहां हाफिज सईद रहता है, जहां जनरल मुनीर रहता है। कांग्रेसियों को पाकिस्तान अपना घर क्यों लगता है, ये देश जानना चाहता है। कांग्रेसियों को पाकिस्तान की वकालत करने की आखिर क्या जरूरत है। सैम पित्रोदा को, जो राहुल गांधी के अंकल हैं, सैम अंकल, उनको पाकिस्तान घर जैसा लगता है, जहां हाफिज सईद रहता है, जहां मसूद अजहर रहता है, जहां जनरल मुनीर रहता है। उनको वो इतना अपनापन क्यों फील होता है? कांग्रेसियों को पाकिस्तान अपना घर क्यों लगता है, ये देश जानना चाहता है। जिस पाकिस्तान ने हमारे यहाँ घुसकर धर्म पूछकर मारा, कलमा पूछकर मारा, हमने 22 मिनट में उसको ढेर कर दिया, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, पूरे दुनिया में अलग थलग कर दिया। वहां सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि इनको साथ देना चाहिए उनको। और देखिए, पटना में जब से नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है, यहाँ पर विमानों की आवाजाही बढ़े, इसके लिए अब कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल पटना एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से सभी विमान कंपनियों को पत्र लिखा गया है और ये कहा जा रहा है, उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि अब विमानों के परिचालन की संख्या पटना एयरपोर्ट से बढ़ाई जाए। और आपको बता दें कि अब नए एयरपोर्ट के बनने से क्षमता पटना एयरपोर्ट की बढ़ गई है। 100 विमान का परिचालन शुरू हो, ऐसी कवायद वहां से की जा रही है। एयरपोर्ट पर 1200 करोड़ से लागत से नए टर्मिनल भवन बनने के बाद सुविधाओं के साथ साथ विमान खड़े करने की क्षमता भी बढ़ गई है, पार्किंग की क्षमता बढ़ी है। टर्मिनल बनने के बाद यहां से एक साथ 11 विमान खड़े हो सकते हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन ने विमान कंपनियों को ये बताया कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक विमानों का परिचालन आप कर सकते हैं। पटना एयरपोर्ट पर अब 100 से ज़्यादा विमानों की जो आवाजाही है वो शुरू हो सकती है और इसे लेकर के पटना एयरपोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है और तमाम विमान कंपनियों को पत्र लिखा है और जिसमें आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विमान जो है उड़ाए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना का जो एयरपोर्ट है, उसके नया जो टर्मिनल बना है और इस नए टर्मिनल के बनने के बाद जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो स्पेस मिल रहा है, उसे एयरपोर्ट को अब और ज़्यादा फैसिलिटी मिल गई है और इससे लोगों को यहाँ पे उन्होंने बताया है कि तमाम विमान कंपनियों को पत्र लिखते हुए बताया है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो उड़ानें हैं वो अब भर सकते हैं। तमाम कंपनियों को कहा है कि जो रात्रि में जो विमान सेवा है वो भी जो है वो शुरू करने की ज़रूरत है। जो एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट जो प्रबंधन है, उनका कहना है कि
पटना में जो रात में जो विमान जो है वो फिलहाल नहीं चलती, लेकिन रात 11 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक अगर विमान कंपनियां अपना विमान चलाना चाहती हैं तो ज़रूर चला सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नया तैयार हुआ है उसमें जो फैसिलिटीज़ बनी है वहाँ पे अब एक साथ एक बार में 11 से ज़्यादा विमान जो है वो खड़े हो सकती है। पहले ये जो स्पेस था वो नहीं था, लेकिन नया टर्मिनल बनने के बाद ये जो तमाम सुविधाएं हुई हैं उसके बाद ये संभावना बनी है कि अब रात्रि सेवा जो है वो भी यहाँ पे विमानों की हो सकती है। और ख़ासकर आपको बताऊं कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़ और कई ज़िलों में जो कई शहर हैं उन शहरों के लिए विमान सेवाएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करने की बात की जा रही है। फ़िलहाल पटना एयरपोर्ट पर 80 के लगभग जो है विमान सेवाएं जो हैं वो चल रही है, लेकिन इसे बढ़ा करके 100 से ज़्यादा पार करने की बात कही गई है। और आने वाले दिनों में जो तमाम जो यात्री हैं उन यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा यहाँ से मिल सकेगी। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको पूर्णिया से बताएं। दरअसल पूर्णिया के मझगामा में कल असामाजिक तत्वों के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था और इसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त था। आगजनी की गई, धारा 144 लगानी पड़ी, लेकिन अब ये मामला शांत हो गया है, ठंडा हो गया है। दरअसल प्रशासन ने मां दुर्गा की प्रतिमा मंगवाकर एक बार फिर से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ प्रतिमा को स्थापित करवा दिया है। इस मौके पर खुद डीएम अंशुल कुमार, एसपी स्वीटी सहरावत खुद देर रात तक मौजूद रहे, अपनी निगरानी में प्रतिमा को स्थापित करवाया। आपको बता दें कि मझगामा में मां दुर्गा की प्रतिमा तोड़ने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। प्रतिमा तोड़े जाने की खबर मिलते ही सैकड़ों लोग एक जगह पर जमा हो गए। देखते ही देखते भीड़ ने आगजनी करते हुए दुकानों में तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ा, उसकी बेरहमी से पिटाई की। हालांकि पुलिस ने हल्की लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल किया और हवाई फायरिंग करते हुए भीड़ को काबू में कर लिया और अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। तत्वों के द्वारा उस व्यक्ति के साथ उसे बंधक बनाकर काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट की जा रही है। सूचना मिलते ही अनगढ़ थाना और आसपास के सभी थाना, एसडीएम, एसडीपीओ, सभी वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हुए उस व्यक्ति को सकुशल। और देखिए, बिहार में पटना में तारामंडल में एक वर्चुअल रियलिटी का लोकार्पण करने आज खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और करोड़ों रुपए की लागत से इसे बनाया गया है ताकि लोगों को और भी रोमांचित करने वाला अनुभव मिले, दर्शकों को अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की दुनिया का रोमांचक अनुभव मिले। और इसी के मद्देनजर वर्चुअल रियलिटी थिएटर का सीएम नीतीश कुमार ने आज उद्घाटन किया है। इस थिएटर में 3D डोम स्क्रीन, फॉल सीलिंग, हाई क्वालिटी इमर्सिव कंटेंट के लिए HP के ओमेन कंप्यूटर और हेड माउंटेड डिस्प्ले का उपयोग किया गया है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने तारामंडल भवन के विभिन्न भागों का भी निरीक्षण किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार आज उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे। तारामंडल में बने वर्चुअल रियलिटी थिएटर का सीएम नीतीश कुमार ने आज उद्घाटन किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के